स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। आज आपको दिखाएंगे मदरसे के एक मौलवी की करतूत, जिसकी हैवानियत एक मासूम पर टूटी। आपको उन गुनहगारों के बारे में भी बताएंगे जो रेलवे में नौकरी करते हुए उसे लाखों का चूना लगा रहे हैं। देवरिया में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद फैली सनसनी के बारे में भी आपको बताएंगे। मोहब्बत में मिले धोखे की दर्द भरी दास्तां भी आपके सामने होगी। लेकिन तफ्तीश में सबसे पहले बात हाशिमपुरा नरसंहार की, जिसमें पीएसी के 16 जवानों को कोर्ट ने आरोपों से मुक्त कर दिया। दर्शकों का इंतजार, सबूतों का अभाव, 3 की मौत, 16 आरोपी बरी। हाशिमपुरा नरसंहार पर कोर्ट का फैसला। दशकों पहले जिन मौतों ने सबको सन्न कर दिया था, उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपी 16 पीएसी के जवानों को बरी कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर उन आंखों को नम कर दिया जिन्होंने इस नरसंहार में अपनों को खोया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ के हाशिमपुरा कांड में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी पीएसी के 16 जवानों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 1987 में हुए इस नरसंहार में कुल 19 आरोपी थे, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। इस मामले में 161 गवाह बनाए गए थे। बाद में लोगों की मांग पर इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। अट्ठाईस साल के लंबे इंतजार के बाद मेरठ के बहुचर्चित हाशिमपुरा हत्याकांड पर आए फैसले ने उन आंखों को एक बार फिर नम कर दिया जो दशकों से इंसाफ के इंतजार में थी। ये आंखें थी उन परिजनों की जिनके अपनों का वजूद अब सिर्फ उनकी यादों में है। 28 साल पहले जिस आग ने पूरे शहर को जला दिया था, उसके लपटों को सुलगाने का इल्जाम पीएसी के जवानों पर था। लेकिन लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद आरोपी दोष मुक्त सामने आए। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 1987 में हुए इस हत्याकांड पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी सभी 16 पीएसी के जवानों को बरी कर दिया। अदालत ने ये कहा कि आरोपियों की पहचान प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई, इस आधार पर एक संदेह का लाभ देते हुए उन सबको बरी किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोसिक्यूशन ने ये बात साबित नहीं कर पाए कि इस अपराध को करने वाले लोग यही थे, और इसी आधार पर इन सभी अभियुक्तों को जो इस मुकदमे में पिछले 28 साल से मुकदमा झेल रहे थे, उनको बरी कर दिया गया। न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में 19 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से अब 16 लोग ही जिंदा बचे हैं। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के वक्त अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला खुलवाया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में हिंसा शुरू हो गई। 21 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा में एक युवक की हत्या के बाद एक बार फिर भयंकर हिंसा शुरू हुई। हिंसा कंट्रोल में करने के लिए पीएसी के जवानों को वहां भेजा गया। आरोप है कि पीएसी के जवानों ने 50 लोगों को हिरासत में लिया और इनमें से 42 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और उनके शवों को नहर में बहा दिया। इस हत्याकांड में 19 लोगों को आरोपी और 161 लोगों को गवाह बनाया गया था। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश और सबूतों के साथ छेड़छाड़ जैसी कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। साल 2002 में हिंसा पीड़ितों के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। राजू राज, दिल्ली, सी मीडिया। मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार के मामले में कोर्ट के फैसले से पीड़ित लोगों के परिजन खुश नहीं हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।
हमारे साथ मौजूद हैं एक पीड़ित परिवार से और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। आप देख सकते हैं हमारे साथ पीड़िता हैं, उनकी आंख में किस तरीके से जो है आंसू है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? अमीर फातिमा। फातिमा जी, क्या हुआ था? हमारा एक ही भाई था, घर में से बुला के ले गए थे, कह रहे थे कि उनकी तलाशी लेनी है और फिर वो लौट कर ही नहीं आए। इसी इंतजार में हमारे बूढ़े माँ बाप भी गुजर गए। 4 बहनों का एक ही भाई था हमारा और हमें आज बहुत उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, पर हमारी उम्मीद खरी नहीं उतरी। तो ये थी फातिमा जी जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना था कि शायद आज वो जो फैसला आना था उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी और उनको ये उम्मीद थी कि जो उनका भाई उस दौरान मरा था शायद उसको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे उनकी पूरी उम्मीदें टूट गई। उनके आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरठ से राजीव शर्मा, जी मीडिया। दिन जी, जो आज फैसला आया है कितनी उम्मीद थी और जो फैसला आया उससे कितनी उम्मीद? जी, अदालत हमारे हक में कुछ फैसला सही से करेगी। फैसला सही नहीं हुआ, गलत हुआ कि सारे गवाह बेकार कर दिए। जितने भी गवाही महल्ले वालों ने दी, चश्मदीद गवाह दिए, कुछ नहीं। उस दौरान आपकी जानकारी में क्या रहा, क्या हुआ था? यहाँ से सारे कोर्ट कमरे पे मिल रही थी, जब यहाँ से मोटर में भर के बाहर बिठा दिया मैं ले जाके बाहर सड़क पे सबको, बुढ़ों को, बच्चों को, सबको, उनमें से जितने लौंडे मारे गए सबको ले जाकर नहर में मार दिया। गोली चली खूब। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि ये फैसला हमारे हक में जाएगा, लेकिन आज हमें सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि हमारे खिलाफ ये फैसला हुआ। अच्छा नहीं हुआ। जब सारे सबूत वहाँ मौजूद हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जो तस्वीरें हैं सब वहाँ मौजूद हैं, फिर भी उसके बाद में कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं, तो क्या आ गया लड़ाई? क्या उम्मीद रखे हैं इस गवर्नमेंट से? क्या उम्मीद रखी जा सकती है, आप बताइए। हमें बहुत उम्मीद थी कि इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए थी। उन्होंने सजा नहीं दी, जबकि सारे सबूत थे। तफ्तीश में अब बात मोहब्बत के दर्द भरी दास्तां की, जो कि मैनपुरी के हाथों से निकल करके सामने आई है। उसने प्यार और अटूट विश्वास की नींव को हिला करके रख दिया है। अपने प्यार की चाहत को पूरा करने के लिए एक शख्स ने अपना जेंडर तक चेंज करा दिया। उसने वो सब किया जो उसका कथित पति उससे चाहता था, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ और सिर्फ धोखा। प्यार के लिए छोड़ा परिवार, खुद को बदलकर बना राधा, मोहब्बत में धोखे का हुआ शिकार। एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मोहब्बत के नाम कर दी, जिसने अपना सब कुछ अपने प्यार के नाम कर दिया, जो अपने प्यार के लिए आदमी से औरत तक बन बैठा, उसे वफा के बदले बेवफाई मिली। मोहब्बत में मिले धोखे की ये दास्तान निकलकर सामने आई है मैनपुरी से। यहां थाना किशनी के गांव मलहौती का निवासी श्यामवीर और पड़ोस के ही गांव नगलामले में रहने वाले अवनीश यादव बचपन से गहरे दोस्त थे। हाई स्कूल में इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और इसके चलते अवनीश यादव श्यामवीर का पति बना और श्यामवीर उसकी पत्नी। इसके बाद इन दोनों में कई बार संबंध बने। चूंकि श्यामवीर को बचपन से ही नाचना गाना पसंद था, तो इसके लिए पार्टियों में जाया करता था और जो भी पैसा कमाता था वो अपने पति बने अवनीश यादव को लाकर देता था। यहां तक कि श्यामवीर ने अवनीश यादव की पढ़ाई से लेकर उसकी बीएसएफ में लगी नौकरी तक जितना भी खर्च हुआ वो सब श्यामवीर ने उठाने का दावा किया है। बीएसएफ में नौकरी लगने के बाद अवनीश की पोस्टिंग मिजोरम में हो गई। इधर अवनीश के जाने के बाद श्यामवीर की भी शादी उसके माँ बाप ने एक अच्छे लड़की से कर दी। लेकिन इसके बाद जब अवनीश छुट्टियों पर लौटा तो सीधा श्यामवीर के पास आया और उसे अपने साथ ले गया और उसका जेंडर चेंज करा दिया। इसके बाद उसका नाम राधा रखा और बाकायदा अवनीश ने श्यामवीर उर्फ राधा से शादी की और उसे अपने घर ले आया। लेकिन कुछ महीनों बाद वो बदल गया और अपनी दूसरी जायज शादी के लिए उसने श्यामवीर उर्फ राधा को छोड़ दिया। उसने यही दवा बनाओ, घर पे आता था कट्टा लेके, बंदूकों लौंडों को लेके आता था। फिर मैं देखियो चली जाती थी, क्यों भैया यादव वाली बात थी तो चली जाती थी। क्या अब इसमें मना कर रहा है? ये कह रहा कि अब तुझे नहीं रखेंगे, देखियो हम दूसरी शादी करें। तो मैंने ये भी बोला कि शादी करो, निकल हम भी रहेंगे, उनको भी खर्चा पानी दीजिए जो हम भी रहे आपके साथ, हमारा ऐसा इंतजाम कर दो जहाँ हम रह सकें। तो कह रहे नहीं हम नहीं रखेंगे तुझे। वहीं श्यामवीर उर्फ राधा और उसके पति बने अवनीश के दोस्तों ने भी सच्चाई से पर्दा उठाया।
तो ऑपरेशन करा दिया। उसके बाद जब जब ऑपरेशन कराया तो उसकी फौज की नौकरी लग गई थी और इस राधा ने जो भी खर्चा आया वो राधा ने फौजी को दिया। और जब उसकी नौकरी लग गई तब उसके शादी वाले आने लगे। उसने कहा तेरे बच्चे नहीं होंगे, तो उसके शादी वाले आने लगे तो फिर इसे छोड़ना की हज इन्होंने कोर्ट। राधा ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर केस दर्ज कराया है, जिसमें सास ससुर, तेवर और ननद के खिलाफ धारा 498, 323, 506 IPC और दहेज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। देखिए अभी तो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, अब देखिए पुलिस क्या करती है। जब ये कोर्ट में जब चार्जशीट वगैरह दाखिल होगी तब जाके मुकदमे की आगे शुरुआत होगी। वहीं लड़के के चाचा का कहना है कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। खर्च हुआ था 1,30,000। कहाँ ये ऑपरेशन कराया था? दादरी में। आप खुद गए थे ऑपरेशन? हाँ गई दो। तो पैसा आपने दिया था? बैंक में तो लियो लिखा। अपना पूरा जीवन सिर्फ मोहब्बत के नाम करने के बाद श्यामवीर उर्फ राधा को जो धोखा मिला, उसने प्यार से उसका एतबार उठा दिया। उसे अब अपने साथ हुई नाइंसाफी के बदले सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। संजय शर्मा, मैनपुरी, जी मीडिया। देवरिया में 3 महिलाएं घर से चारा काटने के लिए निकलती हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटती। जब तलाश शुरू होती है तो तीनों के शव मिलते हैं। इस ट्रिपल मर्डर से पूरे देवरिया में सनसनी फैल गई। वहीं हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। तीन परिवार, 3 लड़कियां, खेत से बरामद 3 शव, ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, देवरिया में दहशत। देवरिया के भुल्ली पिपरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खेत से 3 दलित परिवारों की 3 लड़कियों के शव बरामद हुए। तीनों लड़कियां अलग अलग परिवार की हैं और तीनों ही नाबालिग हैं। तीनों लड़कियां घर से घास काटने के लिए निकली थी, लेकिन फिर दोबारा वापस घर नहीं लौटी। इस गांव के 3 परिवार गम के साए में हैं। पूरे गांव में 3 लड़कियों की हत्या की खबर से मातम पसरा हुआ है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर इन तीनों लड़कियों का हत्यारा कौन है और क्यों तीनों लड़कियों को मौत के घाट उतारा गया। और हमारे गांव जो है कि 3 लड़कियों की, नाबालिग लड़कियों की निर्मम हत्या कर दी गई है और तीनों नाबालिग थी। और हम चाहते हैं कि इस घटना को उच्च स्तरीय एजेंसियों द्वारा जांच की जाए और परिवारजन को 50-50 लाख मुआवजा जो है कि उत्तर प्रदेश शासन से दिलवाया जाए। वारदात 20 मार्च की है, जब घर से घास काटने तीनों लड़कियां निकली थी, लेकिन जब देर शाम तक तीनों घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। काफी खोजबीन के बाद तीनों लड़कियों के शव एक खेत से बरामद हुए। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने एक हसिया भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो कि 9 साल, 12 साल और 18 साल की हैं, जो ये पड़ोस के ही गांव फकीपुर की रहने वाली हैं और जो अभी देखने से लग रहा है इनके सर पे चोट है और भी चोटें हो सकती हैं, जिसके लिए इनका जो है पोस्टमार्टम होगा, पैनल के साथ होगा, जिसमें महिला डॉक्टर भी रहेंगी, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रखेंगे उसमें कि उनका कोई ओपिनियन, उनके साथ अगर कोई और ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस या कोई और फिजिकल असॉल्ट तो नहीं हुआ कोई, उसके लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद ही निकल के आएगा कि क्या कारण रहा, कैसे इनकी मौत हुई। तीनों लड़कियों की मर्डर मिस्ट्री आखिर क्या है? किसी साजिश के तहत इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? क्या गांव में जाति विशेष के बीच खौफ फैलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया, या फिर इस हत्याकांड की अलग ही कहानी है जिसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा? त्रिपुरेश पति त्रिपाठी, जी मीडिया, देवरिया। और अब बात फरेब और जालसाजी के एक ऐसे सरकारी नेटवर्क की जिसने भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों का खुलासा कर दिया है। सालों से घाटे में चल रही भारतीय रेल की बदहाली के एक बड़े कारण का खुलासा हुआ है। जरा सोचिए, रोजाना 1000 से ज्यादा फर्जी रेलवे टिकटों का धंधा
जो कि सालों से चल रहा हो, उससे रेलवे को कितना नुकसान हुआ होगा। और इस धंधे को चलाने वाले भी रेलवे के कर्मचारी ही हैं। देखिए रिपोर्ट। रेलवे के फर्जी टिकट, कागज के टुकड़ों से सफर, फर्जी टिकटों से रेलवे को चूना, प्रशासन की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा, फर्जी टिकट के गोरख धंधे का पर्दाफाश। ये है मुरादाबाद का मछरिया रेलवे स्टेशन, जहां बीते 1 साल से फर्जीवाड़े का जो गोरख धंधा चल रहा था, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी टिकट बनाकर रेलवे को लाखों का चूना लगाया जा रहा था और इसकी रेलवे के अफसरों को खबर तक नहीं थी, या फिर वो सब कुछ जानकर अनजान बने हुए थे। रेलवे के ही कुछ कर्मचारी कागज की पर्चियों को टिकट बनाकर उस पर मोहर लगा देते थे। फर्जी टिकट का ये खेल पिछले 1 साल से चला आ रहा था। आशंका जताई जा रही है कि स्टेशन से रोजाना तकरीबन 1000 फर्जी टिकट बेचे जाते थे। ये सारा स्टेशन का स्टाफ था इसमें, और लगभग 1 साल से 1-1.5 साल से ये ऐसे ही चल रहा है। इनके पास अवेलेबल ही नहीं है टिकट। जब भी आओ बोले ये टिकट वैलिड है, मोहर लगाई, इसको दे दिया। हम बता रहे हैं बोले सिस्टम चालू नहीं है, सिस्टम चालू नहीं हो पाया, बोले चालू सिस्टम से टिकट वितरण हो ही नहीं रहा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सफर के दौरान इन फर्जी टिकटों को टीटी चेक भी करते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 1 साल के अंदर रेलवे के ही कर्मचारियों ने भारतीय रेल को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। छोटी वाली पर्ची दे रहे हैं, रजिस्टर में से फाड़ के टिकट नहीं देते हैं उस पर, और टिकट पकड़े गए, जैसा टीटी पकड़ा है उसे तो क्या होगा, फिर टिकट नहीं देते। और ये सिंगल टिकट मांगो तो मना कर देते हैं। जोड़े से टिकट दिया, परसों मैंने मांगा था, मना कर दिया था। अब एक आदमी है तो एक आदमी एक ही टिकट तो मांगेगा, दूसरा टिकट कहाँ से मांगेगा। और कुंदर की जाना है मैं तो बिलारी का टिकट दे रहे हैं, और बिलारी जाना है तो सहसपुर का दे रहे हैं, ऐसा मत दे रहे हैं। जैसे मुरादाबाद का टिकट लेना तो मुरादाबाद, और यहाँ से कुंदर की लेना तो कुंदर की का। आपको बता दें कि मुरादाबाद उत्तर रेलवे का मंडल मुख्यालय है, जहां से यूपी और उत्तराखंड के दर्जनों जिलों की रेल व्यवस्था का संचालन होता है। डीआरएम स्तर का अफसर यहाँ बैठता है। बावजूद इसके फर्जी टिकटों का गोरख धंधा यहाँ पर बदस्तूर चलता रहा। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में रेलवे के आला अधिकारियों ने स्टेशन मास्टर और एसएस को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच की बात कह रहे हैं। यहाँ पे टिकट 1 साल से सप्लाई नहीं हुआ था, तो उस टिकट नहीं था तो उसका कागज बनाते थे, तो उसका EFT भी बनती थी। अब उसमें क्या घबरा वही लोग अब ठीक तरह से जान सकते हैं। कितने लोग सस्पेंड हो गए हैं? 2 लोग और 1 CMI। ये लोग कैसे करते थे पता है? अब कैसे क्या, हमको तो अभी लगाया है नौकरी यहाँ पे। अच्छा। और वो 2 लोग सस्पेंड चले गए DRM ऑफिस। फर्जी टिकटों के इस गोरख धंधे का खुलासा होने के बाद से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फर्जी टिकटों के इस खेल में रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत ना हो। ऐसे में देखना होगा कि और कितनी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं। दीपचंद्र जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। झांसी में टीचर योगेश पांडे की पिटाई के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने आरोपी छात्र राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। योगेश पांडे ने राहुल को नकल करते पकड़ा था, जिसके बाद बदला लेने के मकसद से राहुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर योगेश पांडे की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। फिलहाल पुलिस अब राहुल के अन्य साथियों की तलाश में है। नकल करने से रोका तो टीचर को पीटा, सीसीटीवी में कैद छात्रों की करतूत। ये तस्वीरें हैं झांसी के बिपिन बिहारी डिग्री कॉलेज की, जहां टीचर योगेंद्र पांडे को कुछ छात्रों ने बुरी तरह पीट दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे टीचर योगेश पांडे की छात्रों ने सरेआम लात घूंसों से पिटाई कर दी। और अब आपको इस पूरी घटना की वजह बताते हैं, जिसे जानकर आप भी सकते में पड़ जाएंगे। दरअसल योगेश पांडे ने छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल यादव को 16 मार्च को परीक्षा में नकल करते हुए धर दबोचा था और उसी बात से राहुल इतना गुस्से में आ गया कि उसने
टीचर योगेश पांडे से बदला लेने की ठान ली और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला बोल दिया। तो अपनी खुन्नस निकालना है, दुश्मनी मतलब नकल में पकड़ लिया, गुंडागर्दी है और क्या सीधी सी। मतलब उस दिन धमकी भी दी थी, SSP साहब को भी प्रार्थना पत्र गया था कि भाई इस तरह से धमकी दे के गया है, उसके बाद ये कांड हो गया। पुलिस ने तब से कार्रवाई एक्शन किया उसके खिलाफ? नहीं, उस दिन आए थे तो उस दिन हमें छुड़वा दिया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। उसको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए कायदे से, उसको फ्री छोड़ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। डॉक्टर हैं पांडे जी, उनके साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, क्या किया? अब ये बात जांच के बाद ये फुटेज में देखा जा रहा है कि हाँ उनके साथ हाथापाई की है। अच्छा, कई लोग उनके साथ भी आ रहे? 3-4 लड़के थे। प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो भी रिटन में दी जा रही है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बाकी उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन झांसी में घटी इस घटना ने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया है, जहां एक टीचर को नकल रोकने की सजा पिटाई के तौर पर मिली। अब्दुल सत्तार, जी मीडिया, झांसी।